नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन की बड़ी खबरें, जुड़ेंगे उन संवाददाताओं से जिन्होंने रखी है इन खबरों पर नजर और उनसे इन खबरों पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के सीएम पर चल रहे सस्पेंस की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद किसके पास होगा, ये लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है। कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल है और बैठकों का दौर जारी है। राज्य के नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हुए हैं और इससे पहले कल कांग्रेस पर्यवेक्षकों के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उनके आवास पर नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबी बैठक हुई थी। इसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 3 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीएम के नाम पर मंथन जारी ही है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का नाम भी सीएम के रेस में है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस रेस में सिद्धारमैया शिव कुमार से आगे निकल चुके हैं। माना जा रहा है कि आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से हो सकती है। सीएम पद की रेस में फिलहाल सिद्धारमैया का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार भी पार्टी की मजबूती के लिए जी तोड़ मेहनत का हवाला देते हुए अपना दावा जता रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 135 विधायक विजयी हुए हैं। राज्य में मिले प्रचंड बहुमत में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार की भूमिका काफी अहम रही है। ऐसे में पार्टी की ओर से नए सीएम के ऐलान के बाद भी कर्नाटक में कांग्रेस का अंदरूनी संकट समाप्त होता फिलहाल दिख नहीं रहा है। और हमारे 2 संवाददाता इस पूरे कशमकश पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली में ऋषि कुमार और आयशा खानम बेंगलुरु में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले ऋषि का रुख करते हैं क्योंकि खबरों की हलचल दिल्ली में इस समय ज्यादा है। ऋषि, क्या आज उम्मीद की जा सकती है कि रात में या किसी वक्त ऐलान हो सकता है, क्योंकि आयशा हमें पिछली बातचीत में बता रही थी कि कल वाला जो शपथ ग्रहण का समारोह था उसको तो कांग्रेस ने टाल दिया है, तो क्या नामों के ऐलान में आज के बाद कुछ और दिनों की भी देरी हो सकती है क्या? प्रकरण में अगर हम देखें, मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा इतनी हो गई है कि अब इसमें से कुछ खास निकलने के लिए बचा नहीं। जहां तक बात है, जितना नफा नुकसान है कांग्रेस ने अपना कर लिया है, किसके साथ क्या फायदा है, किसके साथ क्या नुकसान है। लेकिन अब जो मुझे लगता है जो जरूरत है कांग्रेस की, कि वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि अगर इसको कितना समय पहले इसको अनाउंस किया जाए और कितना उसके बाद कितने समय में उसकी ओथ हो जाए। क्योंकि वो चाहते कि इसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे कि जो विवाद की कोई भी गुंजाइश हो वो सामने आ जाए। अगर हम इस बात को करें कि ऐलान की बात है, तो ऐलान तो हम कल से ही सुन रहे हैं कि ऐलान हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं कोई गुंजाइश बची नहीं है। और सिद्धारमैया के साथ जिस तरीके से विधायकों का समर्थन है और जितनी ज्यादा संख्या में उनके साथ समर्थन दिखा है, उसके बाद ये गुंजाइश बचती नहीं है। क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर आला कमान दोनों में से किसी एक को चुनने में असफल हो रहा है, उन्हें लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है, तो इसमें सीधा सीधा बात है कि विधायकों की राय ले ली जाए। और विधायकों की राय पहले ले ली गई है, इसी वजह से पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। लेकिन कोशिश ये हो रही थी कि इसमें से संतुष्ट करने की जो प्रयास है नेतृत्व की तरफ से, कि उनको समझाया जाए और वो उनसे ये कहा जाए कि आप अपना दावा ही छोड़ दें। लेकिन दावा ही छोड़ने वाली जो परिस्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई नहीं दी। अब इसलिए मजबूरन कुछ ऐसी चीजें आगे बढ़ेंगी जो कि कांग्रेस को उसके लिए तैयार भी रहना पड़ सकता है। और इसमें जहां तक आप कह रहे हैं कि आज रात को ऐलान की इस तरीके की खबरें हैं जी, और अब मुझे लगता है कि ऐलान उस तरीके से ऐलान संभवतः ना हो, बल्कि सीधे सीधे जो विधायक दल की जो बैठक होगी उसी में इस बात को रखा जाएगा और वहां से ही स्पष्ट करके इसका ऐलान की घोषणा कर दी जाए। ये भी हो सकता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं जरा आयशा का भी रुख करता हूं। आयशा, आपने एक बार कशमकश का ये जो कशमकश है इसमें जिक्र किया था कि गांधी परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं 2 राय शुरू में थी, और वो 2 राय सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अलग अलग राय दोनों उम्मीदवारों के बारे में, दोनों जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार है उनके बारे में है। तो क्या ये जो सीएम को लेकर के कांग्रेस की कशमकश है, इसमें इन सारे चीजों का हम मिला जुला असर देख रहे हैं दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक?
जी बिल्कुल, कांग्रेस ने बेहद निराश किया कर्नाटक के लोगों को, कर्नाटक के वोटर्स को। लेकिन जो गांधी परिवार में भी राहुल गांधी का झुकाव सिद्धरामैया की तरफ है, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी का झुकाव डीके शिव कुमार की तरफ रहा है। तो यही वजह है कि डीके शिव कुमार बार बार ये मांग कर रहे हैं कि सोनिया गांधी भी इन तमाम बैठकों में शामिल हो। उन्हें शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद सोनिया गांधी को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो यही वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी भी आकर उनसे कह दें। अगर सोनिया गांधी कहती हैं कि वो 50-50 का फॉर्मूला मान लें, तो हो सकता है वो मान भी लें। लेकिन सोनिया गांधी अभी तक डीके शिव कुमार से मिलने के लिए तैयार नहीं हुई हैं। तो ये साफ जाहिर होता है डीके शिव कुमार भी काफी निराश और काफी उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी उनके लिए खड़ी नहीं होंगी। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को संभालते हुए राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि सिद्धरामैया जो कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री पद पर होंगे, तो सिद्धरामैया अपना अनुभव और अपना जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर का अनुभव रहा है, ये तमाम अनुभव मिलाकर वो कर्नाटक में सबसे पहले जो 5 गारंटी की बात कांग्रेस ने कही है, जिसके लिए कांग्रेस को 60 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी पूरे 5 साल में, अगर ये 5 गारंटी लागू होती है। तो ऐसे में सिद्धरामैया का अनुभव काम आ सकता है। तो ये राहुल गांधी का विचार था। तो ऐसे में और ज्यादा विधायक भी सिद्धरामैया के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन डीके शिव कुमार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है और खुलकर उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें सिद्धरामैया का नेतृत्व मंजूर नहीं है। लेकिन दबे शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हम दोनों में से कोई नहीं बन पा रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय रेस से बाहर है। उन्होंने कह दिया कि उनके पास एआईसीसी अध्यक्ष का पद संभालना है और आगे चलकर लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो ऐसे में ये जो मामला है, और दूसरी तरफ इस वक्त लगभग मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। लेकिन अब बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस आलाकमान आगे चलकर कैसे कैबिनेट का गठन हो। देखिए, कैबिनेट के गठन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत दावेदार खड़े हैं, बहुत डिप्टी सीएम के पद के लिए दावेदार है। तो आगे चलकर कैबिनेट का गठन कैसे हो और तमाम जातियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए, क्योंकि एक तरफ अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वोकलिगा समुदाय में कुछ हद तक नाराजगी होगी। और ये जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, क्योंकि डीके शिव कुमार कनकपुरा और ओल्ड मैसूर रीजन से आते हैं, जहां से कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं। ठीक है, मैं आपके पास एक और छोटा सा सवाल लेकर आऊंगा। इस बीच में जरा ऋषि के पास चलता हूं। ऋषि, एक पैटर्न देखने को मिलता है, चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए या छत्तीसगढ़, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर किसी को आगे करके चुनाव लड़ती है और बाद में फिर मुख्यमंत्री किसी और को बनाती है। तो ये जो इस तरह की जो ये दुविधा पैदा हुई है ऋषि, इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ये पैटर्न भी जिम्मेदार लगता है क्या? देखिए, ये कांग्रेस का बिल्कुल आपने सही कहा, पुराना पैटर्न है, कोई आज का पैटर्न नहीं है। और कांग्रेस की ये समस्या इसी वजह से कई बार उनके सामने आई है और आज भी आ रही है, क्योंकि अब का जो दौर है वो बहुत स्पष्टता का दौर है। अब आपके सामने बीजेपी जैसी पार्टी है जो कि शुरुआत से ही चीजों को स्पष्ट कर देती है। बहुत सारी जगहों पर तो बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले ही ऐलान कर देती है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों है, ये कांग्रेस के लिए मंथन का विषय है। जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, मध्य प्रदेश का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया, किसी भी राज्य में अगर आप देख लें, और जैसे कि आपने कहा कि नेतृत्व किसी और का, अध्यक्षता किसी और की। आपको एक पुराना वाकया बताऊंगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं को, जबकि वो मुख्यमंत्री थे, बावजूद भी उनको चुनाव जीतते ही उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये जो कांग्रेस की जो पुरानी परंपरा है, यही कांग्रेस को चुनौतियों में डालती है, कई बार मुसीबत बन जाती है। लौटता हूं आपके पास। आयशा, आपसे वो सवाल जो मैं करना चाहता था वो ये कि आपने तमाम ये बात कही कि चुनौतियां तो अभी मंत्रिमंडल के गठन में भी है, और इस चुनौतियां को कहीं न कहीं सुन्नी उलेमा नेता के बयान भी बढ़ा रहे हैं क्या? क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम के पद की मांग की है, उन्होंने गृह, राजस्व, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग जैसे मंत्रालय की मांग भी कर दी है, और ये हवाला देकर की है कि चुनाव से पहले जो बातचीत हुई थी उसमें हमारे और कांग्रेस के बीच ये सहमति बनी थी। जी
देखिए, इस वक्त हर कोई अपने अपने शेयर की जो कामयाबी है वो हासिल करना चाहता है और हर कोई चाहता है कि अपनी समुदाय, अपनी जाति को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। तो मुस्लिम समुदाय पीछे नहीं हटना चाहता। तो दूसरी तरफ वक्कलिगा लिंगायत समुदाय भी ये कह रहा है कि अगर ये स्थिति बन रही है कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में एक राय नहीं बन रही तो किसी लिंगायत को मुख्यमंत्री बना दें, तो दलित भी यही कह रहे हैं। तो बहुत सारे दावेदार हैं उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी और मुख्यमंत्री पद के लिए भी। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले हम जब बात कर रहे थे आरिंद्र से, मैंने बताया था कि उस दिन कांग्रेस में सिर्फ 2 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है बल्कि 16 उम्मीदवार हैं। देखिए, ये तमाम लोग खुलकर बयान किया है, अलग अलग समुदाय के जाति के लोग के वो भी मुख्यमंत्री की रेस में है। लेकिन अब जबकि मामला 2 चेहरों पर आकर रुका है तो कांग्रेस के सामने इन दोनों को संभालना ही मुश्किल हो रहा है। तो अगर सुन्नी उलेमा या फिर मुस्लिम समुदाय और दलित और लिंगायत भी ये मांग रखते हैं तो कांग्रेस की चुनौती और बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये जाति समीकरण बनाए रखना, ये कास्ट बैलेंस बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और फिलहाल की चुनौती ये है कि वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करें और सरकार का गठन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जुड़ने के लिए और ऋषि आपका भी जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर। और रुख करते हैं अब दूसरी बड़ी खबर का। और दूसरी बड़ी खबर है कि पूरे देश में गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैंगस्टर आतंकवादी गठजोड़ पर एक बड़ी कार्रवाई में 6 राज्यों के 100 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में छापेमारी की है। और क्या है इस छापेमारी का मकसद और इसमें किन खास चीजों को तलाशने की कोशिश की जा रही है? नीरज सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस खबर पर नजर रखी। नीरज, इस छापेमारी की आज की छापेमारी बहुत बड़ी छापेमारी कही जा सकती है क्योंकि 100 से भी ज्यादा ठिकानों पर और कई राज्यों में। क्या इसका मकसद रहा है मुख्य रूप से? नीरज, बड़ी छापेमारी है लालचंद। 122 के करीब जगह पर एनआईए की टीम पहुंची थी और 6 राज्य हैं जिसमें दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा करीब 70 लोकेशन पंजाब में थी और ये छापेमारी एनआईए के द्वारा की इसलिए गई थी कि एनआईए को ये इनपुट मिला था कि आतंकवादी संगठन और गैंगस्टर के बीच एक गठजोड़ है, एक अलग तरह का एक संगठन तैयार हो रहा है और जो ड्रग्स पाकिस्तान से वाया पंजाब इंडिया के अंदर आता है उस ड्रग्स की सप्लाई में गैंगस्टर का बड़ा रोल है। इसके साथ ही आप अगर देखें पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री और इसके अलावा हरियाणा का जो स्पोर्ट्स के संस्थान हैं उन पर एक तरीके से इनडायरेक्टली कब्जा करने की ये प्लानिंग है। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के ये कहता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है। गोल्डी बराल जो विदेश में बैठा हुआ है और जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन है वो न केवल इन तक पैसा पहुंचा रहे हैं बल्कि लेटेस्ट हथियार भी पहुंचा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो देखिए लालचंद, एक से एक लेटेस्ट वेपन्स इन गैंगस्टरों के पास मौजूद है जो इंडिया में नहीं है लेकिन इनके पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इनको जो आतंकवादी संगठन है वो इनको हथियार भी उपलब्ध करवा रहे हैं, पैसा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब आतंकवादियों की मंशा क्या है, गैंगस्टरों को आखिर क्यों शामिल किया गया? इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो गैंगस्टरों के माध्यम से ये आतंकवादी वारदातों को करवाना चाहते हैं ताकि हमारी जो जांच एजेंसियां उनको सीधा शक आतंकवादी संगठनों पर ना हो। इसके साथ ही पूरे देश के अंदर चूंकि उनको मालूम है कि जो गैंगस्टर हैं इनके अपने तमाम फॉलोअर होते हैं, अपने तमाम इनके समर्थक होते हैं या कह सकते हैं कि इनके गैंग के लोग जो होते हैं अलग अलग स्टेटों में होते हैं, तो वो अपने नेटवर्क को पूरे देश में एक साथ इन गैंगस्टरों के माध्यम से फैलाना चाहते हैं। इस कारण आपने देखा होगा पिछले साल 3 FIR एनआईए ने दर्ज की और बड़े पैमाने पर गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की और ये भी कार्रवाई उसी का हिस्सा है। आज भी कई सारे गैंगस्टरों को हिरासत में लेके पूछताछ की क्योंकि जो ड्रग्स का पैसा आता है वो आतंकवादी संगठनों तक पहुंचता है। तो आने वाले समय में ये एक बड़ी सुरक्षा चिंता हो सकते हैं। यही कारण है कि एनआईए इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज। और इस कार्रवाई से जो कुछ निकल कर आएगा उस पर भी हम लोग आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां फिल्म द केरल स्टोरी मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। हरीश साल्वे ने कोर्ट से सुनवाई कल तक टालने का आग्रह किया था। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने के अपने फैसले का बचाव किया। राज्य सरकार ने कहा कि यह फिल्म गलत तथ्यों पर आधारित है। फिल्म में कई दृश्यों में भड़काऊ बातों को कहा गया है जिनसे राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। राज्य सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अगर मूवी की स्क्रीनिंग की इजाज़त दी जाती है तो ये राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है। सूबे में हिंसा, नफरत की कोई घटना ना हो, इसके चलते फिल्म को बैन करने का फैसला लिया गया है। ममता सरकार का कहना है कि फिल्म पर बैन से फिल्म निर्माता के किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है। आर्थिक नुकसान का हवाला मूल अधिकारों के हनन के तौर पर नहीं दिया जा सकता। बंगाल सरकार का यह भी कहना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है। हाईकोर्ट राज्य की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखकर सही फैसला देने में समर्थ है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। विकास सारथी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, हरीश साल्वे जो पहले कई बार उन्होंने सुनवाई में ये कहा था कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि नुकसान हो रहा है निर्माताओं का, आज उन्होंने किस आधार पर एक दिन का वक्त मांगा और कल तक के लिए टालने की अपील की? देखिए, साल्वे जब पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उन्होंने ये कहा कि आज किन्हीं कारणों से, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया और ये कहा कि आज वो सुनवाई नहीं चाहते हैं, कल इस सुनवाई के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार के हलफनामे की आप बात कह रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने लगातार कानून व्यवस्था का सवाल उठाया है अपने एफिडेविट में और कुछ बातें ऐसी कही हैं जो उनके डोमेन में नहीं आती है। मसलन फैक्ट्स को लेकर के टिप्पणी की गई है कि इसके फैक्ट्स डिस्टॉर्टेड हैं। हालांकि जब कोर्ट ने भी पिछली बार ये बात पूछी थी कि ये सारे अधिकार सीबीएफसी के हैं, जब सीबीएफसी ने एक सर्टिफिकेट दिया है फिल्म को तो उसके बाद ये वजह बता करके फिल्म पर पाबंदी लगाना, उसको लेकर के सिनेमा हॉल को इंस्ट्रक्शन देना कि फिल्म रिलीज़ नहीं होगी बंगाल में, ये कहाँ तक उचित है। तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर अपना बचाव किया अपने एफिडेविट में और उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है बल्कि फिल्म का प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा, इसीलिए सिनेमा हॉल मालिकों ने खुद ही फिल्म को उतार लिया समय से पहले ही। तो ये तमिलनाडु सरकार की दलील है। हालांकि हॉल मालिकों का आरोप है कि उनको धमकाया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा और उसमें उनको उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली प्रशासन से कि वो अपने आप को सेफ फील कर सकें। इसी के चलते फिल्म का वहाँ प्रदर्शन नहीं हो पाया। अब इन दोनों दलीलों पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एक याचिका यहाँ पर और भी है जिसमें यह कहा गया है कि सीबीएफसी ने जो सर्टिफिकेट दिया है फिल्म को वो नहीं दिया जाना चाहिए था, यानी सीबीएफसी को ही इस फिल्म को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। पूरे देश में इस पर पाबंदी लगाई जाए। इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट को कल सुनवाई करनी है। हालांकि फिल्म 5 मई को रिलीज हो चुकी है तो उसमें अब कितना तथ्य बचा है उस याचिका में वो भी कल सुप्रीम कोर्ट देखेगा। बहरहाल इन दो राज्यों में अभी भी पाबंदी जारी है, एक जगह प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के आदेश से और एक जगह इनडायरेक्टली फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। इन दोनों मसलों पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा। ठीक है, जब कल सुनवाई होगी तो फिर आपसे ज़रूर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के लिए। और अब अगली बड़ी खबर 7 समंदर पार से। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज फ्रांस के कैन्स फिल्म महोत्सव में इंडियन पेवेलियन का शुभारंभ किया। शुभारंभ सत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का वीडियो संदेश के जरिए संबोधन भी हुआ। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद ने भारतीय पेवेलियन की संकल्पना की है और इसका डिजाइन तैयार किया है। पेवेलियन में राष्ट्रीयता, आस्था और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पूरा का पूरा डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है जो ज्ञान, संगीत, कला, भाषण, ज्ञान और शिक्षा की देवी सरस्वती का अमूर्त प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही पवेलियन के रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित हैं। इसमें केसरिया, सफेद, हरे तथा नीले रंग का प्रयोग किया गया है। भारतीय पवेलियन भारतीय फिल्म समुदाय को महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ये पवेलियन फिल्म जगत से जुड़े लोगों को वितरण कारोबार, ग्रीन लाइट, स्क्रिप्ट्स, प्रोडक्शन सहयोग और दुनिया के प्रमुख मनोरंजन और मीडिया कंपनियों के साथ वैचारिक और कारोबारी संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। अपने वीडियो संबोधन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत आज फिल्मों के लिए पसंदीदा जगह बन रहा है। और इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 54वें इफी का पोस्टर भी जारी किया।
और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इंडिया फिल्म गाइड नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। आदित्य श्रीवास्तव हमारे संवाददाता कैन्स में ही वहीं पर मौजूद हैं जहां पर कि ये समारोह स्थल है। आदित्य, सबसे पहले तो हमने जो ये इंडियन पेविलियन है इसके बारे में हमने बताया कि इसमें भारतीय संस्कृति, भारत की राष्ट्रीयता, तमाम चीज़ों की झलक मिलती है। कुछ बातें हमने बताई और बाकी बातें ज़रा आप बताइए, क्योंकि आपने इस पेविलियन को अपनी आंखों से देखा, तो ज़रा बताइए कि ये जो इसकी झलक है इंडियन पेविलियन की वो कैसी है। लालचंद, भारत की फिल्म का जो सफर है ना वो बहुत समृद्ध है और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ऐतिहासिक इतिहास रखती है, अपना ऐतिहासिक मोड़ पर है। और ऐसे में क्यों वो ऐतिहासिक है, क्यों उसका जो इतिहास है वो इतना समृद्ध है, ये दरअसल इंडिया पवेलियन जो है कांस में वो बता रहा है। सबसे पहले तो जो सरस्वती यंत्र है और सरस्वती यंत्र के जरिए किस तरीके से ज्ञान, बुद्धि, कला की देवी जो मां सरस्वती हैं उनकी कृपा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर है वो बताने की कोशिश की गई है। और साथ साथ हमारी जड़ों को बताने की कोशिश की गई है कि भारत की जड़ें, भारत की संस्कृति, आखिर किस तरीके से भारत उन पे बिलीव करता है। दूसरी बात, भारत का तिरंगा, 3 रंगों का महत्व यहां बताया जा रहा है और उसका जो चक्र नीले रंग का होता है, उन चारों रंगों की अगर बात की जाए तो वो उसका महत्व क्या है और उस महत्व के जरिए आज तक, आजादी के बाद से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो भारत जिस तरीके से फिल्मों के इतिहास को आगे लेकर, फिल्म को, इंडस्ट्री को आगे लेकर जा रहा है वो बताने की कोशिश की गई है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था लालचंद, वो इसलिए भी था क्योंकि आज जो इंडिया पवेलियन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका उद्घाटन था, उसका शुभारंभ था और केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन चूंकि कान में है और वो उन्होंने इसका फीता काटकर सबसे पहले उसका शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री का वीडियो संदेश तो चला ही, लेकिन डॉक्टर एल मुरुगन ने यह भी बताया, यहां जो तमाम फिल्म मेकर्स दुनिया भर से भी पहुंचे हुए हैं, कि भारत की सरकार किस तरीके से फिल्मों को आगे बढ़ाने को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर रही है। भारत की कैबिनेट ने हाल में जो निर्णय लिए हैं वो भी यहां पर बताए हैं और भारत किस तरीके से एक बहुत बेहतर डेस्टिनेशन साबित हो रहा है, ना सिर्फ भारत के आसपास के देशों की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत ने अपनी फिल्मों को बहुत सांस्कृतिक तौर पर अपने कल्चर को, अपने रिचुअल्स को प्रदर्शित किया और यही कारण है कि आज भारत कंटेंट हब के तौर पर अगर देखें दुनिया भर में तो वो अपनी पहचान बना रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर देखा जाए तो यही बल दिया गया। जी ठीक, आदित्य, हम ये जानना चाह रहे हैं इस बार कैन्स में भारत के लिए, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या है? इस बार कांस में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए ना सिर्फ बॉलीवुड अकेले के लिए नहीं है, जो क्षेत्रीय फिल्में हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में जो फिल्में हैं उनको भी यहां पर लाया गया है। वो उसके जो कलाकार हैं वो रेड कारपेट पर नजर आए। बात की जाए तुम्बा, जो मणिपुरी फिल्म के प्रसिद्ध कलाकार हैं वो रेड कारपेट पर चले। थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कर्नाटक के दक्षिण भारत की अगर करें तो वो वहाँ की लोक संगीत को आईपैड पर बजाने वाले एक कलाकार से, युवा कलाकार से, वो यहाँ पर है। बॉलीवुड के कलाकार तो हैं ही, बड़े कलाकार तो हैं ही, बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स तो हैं ही। मधुर भंडारकर यहाँ पर हैं। हाल के दिनों में द एलिफेंट विस्पर्स को एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ऑस्कर में मिला है। गुनीत मोंगा जो है उसकी फिल्म मेकर वो यहाँ पर है। देखा जाए तो लालचंद, ना सिर्फ फिल्मों के बड़े सितारे बल्कि वो सितारे जो डेब्यू कर रहे हैं, वो सितारे जो भारतीय फिल्मों को अब आगे लेकर जाने का जिम्मा जिनके कंधों पर है वो भी रेड कारपेट पर है और वो दुनिया भर के जैसे कहें कि फिल्म इंडस्ट्री के सामने है। और जिस तरीके से भारत का लक्ष्य भी यही है, भारत इस उम्मीद के साथ इस कान में है कि दुनिया की तमाम जो इंडस्ट्री है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व और ज्यादा बढ़े, दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री आकर्षित हो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, भारत के टैलेंट की तरफ। ये भी एक बहुत बड़ा, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा आकर्षण है कि यहाँ पर जो आपने जैसा कहा कि एक डाइवर्सिटी है और दूसरी बात ये कि जो भविष्य के बड़े सितारे हैं, जो आज भी सितारे हैं और भविष्य में और बड़े सितारे होंगे, उनको वहां पर जगह मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी वहां से सितारों की झलक आपके जरिए लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।